17 को जमा कर दो, लेकिन अगर आपने आईटीआर की डेट से पहले जमा कर दिया है तो आपको उसका खर्चा मिल जाएगा। अब दिमाग वाली बात है, क्या सरकार को पता नहीं था दिक्कत पहले चल रही होगी? आपने पहले अमेंडमेंट ला दी, फिर आपने चेंज कर दिया। आपको ही नहीं पता करना क्या है यार, इतनी परेशानी हो रही है, यानी कि मानते तो हैं परेशानी हो रही है, पर दिक्कत क्यों? लेकिन यहाँ पे बदमाशी कितनी करी, देखो समझो बात को। ये इन्होंने इफेक्टिव करा टैक्स ईयर 26-27 से, यानी कि 1 अप्रैल 26 से लागू है ये। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो अप्रैल का कंट्रीब्यूशन है, मई का, जून का, तब काम आएगा। अरे तुम्हें पता है जब दिक्कत चल रही है तो क्या तुम इस साल के लिए नहीं कर सकते थे ये? कितने लोगों का इस साल भी लाखों करोड़ रुपए का डिसअलाउंस हो जाएगा एम्प्लॉय पीएफ का। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तुम्हें पता है दिक्कत है तो आज से दे दो, जो दिक्कत दे सकते हो रही है उसकी क्यों नहीं सोल्यूशन देते आप? कोई रिलीफ नहीं है 25-26 में, कोई अमेंडमेंट नहीं आई। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ नहीं, वहां पे साफ लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देख भी रहे हो आप। बहुत गलत चीज है, बदमाशी है, बदमाशी है, कोई बोलने वाला नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे दिखते हैं इसमें। मान लीजिए टैक्स ईयर 26-27 की बात है। अब मैं टैक्स ईयर बात करूंगा, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट चला गया। जब मैं टैक्स ईयर बोलूंगा, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो बात होगी उसी के बारे में बात होगी। पहले यहाँ पे लिखते थे असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, खत्म, झमेला खत्म। और आप अप्रैल से मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, और आप एक्रूअल बेसिस पे काउंटिंग कर रहे हो। मैं मानता हूँ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था प्रोविडेंट फंड का 30 लाख रुपए, पूरे महीने का लगा लो, पूरे साल का लगा लो, उन्हें कुछ जमा करा, कुछ जमा नहीं कराया। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड का 20 लाख रुपए का था। अब क्या हुआ? अब इन्होंने जमा कर दिया 30 जुलाई 27 से पहले पहले। मैं मान के चल रहा हूँ कि 31 जुलाई की डेट है, कोई इंडिविजुअल्स है जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होना, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट देखनी है, आईटी की ड्यू डेट देखी जाएगी उसी हिसाब से। किसी की 31 जुलाई है, किसी की 31 अगस्त है, किसी की 31 अक्टूबर है, किसी की 30 नवंबर है। वो डेट देखो, मैंने एग्जाम्पल अभी जुलाई ले लिया है, उसको ये बस सोचना कि जुलाई तक जमा ही करना है। आपकी क्या डेट आ रही है, आपका जो केस है वो ड्यू डेट लेना। अब 50 लाख तो अलाउ हो जाएगा दोस्तों एज एन एक्सपेंस 26-27 में। क्यों? ये जो कंट्रीब्यूशन था कहाँ गया? दोनों वाला, दोनों में जमा कर दिया 50 लाख का। तो मेरा क्या हुआ? ड्यू डेट से पहले जमा हो गया, तो मेरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो पहले ही चल रहा था, 43B में अलाउ चल ही रहा था। अब मेरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी अलाउ है, डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आईटीआर से पहले पहले जमा कर दिया। एक बार फिर कह रहा हूँ 31 जुलाई की डेट डेडलाइन नहीं लेनी है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी ड्यू डेट ही 31 जुलाई थी, किसी केस में 31 अगस्त होगी, किसी में अक्टूबर, किसी में नवंबर भी। अब अगर मैंने ये पे करा 1 अगस्त को, पूरा 50 लाख ड्यू था, पूरे साल का ड्यू मान लेता हूँ, मैंने जमा ही नहीं कराया, बदमाशी करी, 1 अगस्त 27 को जमा कराया, तो क्या हुआ दोस्तों? यानी कि ड्यू डेट के बाद जमा कराया। ऐसा नहीं है जब आप आईटीआर फाइल करोगे वो माना जाएगा, आईटीआर की ड्यू डेट वही रहेगी, आप कभी भी फाइल करो। आप ये मत करें मैंने 2 अगस्त 27 को आईटीआर फाइल कर दी तो क्या हुआ ना, आईटीआर फाइल करने से पहले जमा नहीं करना, आईटीआर की ड्यू डेट से पहले करना है। यही मैं बताना चाहता हूँ अपने प्रैक्टिकल चैनल पे कि ड्यू डेट वही रहेगी। तो क्या होगा? आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा 50 लाख रुपए पे, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा 30 और 20 दोनों कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको 31 जुलाई से पहले पहले जमा करना था। आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अब इसकी इंप्लीकेशन समझिए, 30 लाख तो आपका परमानेंट डिसअलाउ हो गया, ये वाला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको ये ड्यू डेट से पहले जमा करना था, सीधी सी बात है, और ये आपको अलाउ नहीं होगा। इस 30 लाख पे तो आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा, परमानेंट खत्म हो गई बात। दूसरा जो 20 लाख रुपए है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये पेमेंट बेसिस पे अलाउ है, तो ये आपका टैक्स ईयर 27-28 में अलाउ हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर ऑन पेमेंट बेसिस पे जब आप पेमेंट करते हो तो। आप देख लेना किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी भी बड़े आदमी ने, किसी ने भी ये पॉइंट समझाया हो तो मुझे लिंक भेज देना दोस्तों। पता ही नहीं, अमेंडमेंट डाल देते हैं, उसका इम्प्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है और आपके ऑडिट के अंदर काम आएगा। टैक्स ईयर 26-27 यानी कि अगले साल का जब ऑडिट करोगे आप किसी का या बुक्स बनाओगे, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि भैया अगर मैंने आईटीआर से पहले नहीं भरा तो मेरा वो परमानेंट डिसअलाउ है, जबकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलाउ हो जाता है पेमेंट बेसिस पे। दोनों के सेक्शन में फर्क है, ये आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताता हूँ, मेन ओल्ड केसेस, जो मेरे क्लाइंट का केस है जो डिसअलाउ हो चुका है या जो इस साल के केस है, उनका क्या होगा? यकीन मानिए ये वीडियो सेव है, रिकॉर्डिंग भी सेव है, बहुत ही जल्दी रिट लगेंगी और सब लोग जीतेंगे जिनका पीएफ किसी भी वजह से या ईएसआई या किसी भी वजह से, इस सेक्शन की वजह से और अमेंडमेंट की वजह से या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से डिसअलाउ हुआ है। साफ कहा जाएगा कि भैया जब बजट में आ गया है
इसका मतलब रिलीफ सरकार देना चाहती है। भले ही उन्होंने 1 अप्रैल 26 से लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिलीफ है, रिलीफ हमेशा पीछे से मिलना चाहिए। जो दिक्कत है, वो हमेशा पीछे से मिलेगी। तो सारे वो केस जीतेंगे, वेट करिए, इंतज़ार करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और मेरी बजट 2026 डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरी सीरीज़ की एक-एक वीडियो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, अपने स्टाफ में ग्रुप में डाल दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक इसलिए कहता हूँ, मैंने आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है वो परमानेंट डिसअलाउ और नेक्स्ट ईयर डिसअलाउ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई नहीं बता पाएगा आपको ये चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्रोफेशनल ग्रुप में भी शेयर करें ताकि लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर पता चल सके कि अमेंडमेंट का इफेक्ट कहाँ-कहाँ पड़ रहा है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।